हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to discuss all important questions from Phyllis Wheatley's poem on being brought from Africa to America. So, I'll explain each questions along with the answer, exactly the type of answer you need to write in your exam. So, the first question is, how does Phyllis Wheatley raise her voice as a black woman in the poem on being brought from Africa to America? So here Phyllis Wheatley raises her voice in 4 powerful ways. तो ये 4 वेज को यूज़ करती है अपने वॉइस को रेस करने के लिए। ये जो प्रैक्टिस है रेसिज्म या फिर स्लेवरी के प्रैक्टिस के अगेंस्ट इन्होंने अपना आवाज़ उठाया था इस पोम के थ्रू। तो किस तरीके से उठाया? तो सबसे पहले जो था वो मतलब बहुत ही चालाकी से इन्होंने क्रिश्चियन लैंग्वेज को यूज़ किया, पोलाइट लैंग्वेज को यूज़ किया था अपनी बात को रखने के लिए। शी स्टार्ट्स द पोम यूजिंग वर्ड्स लाइक मर्सी, पेगन लैंड एंड बिनाइटेड। मर्सी मीन्स गॉड्स काइंडनेस, देन पेगन लैंड मीन्स अ प्लेस विदाउट क्रिस्टियनिटी, जहाँ से वो आई थी, एंड बिनाइटेड मीन्स स्पिरिचुअली इन डार्कनेस, नॉट नोइंग गॉड, जिसे भगवान के बारे में नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता। तो ये सारे लैंग्वेज को क्यों यूज़ कर रही है, ये सारे वर्ड्स को क्यों यूज़ कर रही है? क्योंकि जो वाइट क्रिश्चियन रीडर्स हैं उनको ऐसा लैंग्वेज अच्छा लगता है, तो ये चाहती है कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें ताकि वो लोग सुने। तो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया ताकि वाइट क्रिश्चियन जो है इनकी बात को सुने। Okay, this helps her make them comfortable so that they listen to her real message. Then she speaks for all black people by using phrase our sable race. So, okay, in the middle of the poem, she shifts from I. पहले वो अपने बारे में बात कर रही है, फिर वो I से शिफ्ट होके R पे आ गई। Our sable race. Sable means black या फिर डार्क। सो नाउ शी इज स्पीकिंग फॉर एंटायर ब्लैक कम्युनिटी, नॉट जस्ट फॉर हर सेल्फ. दिस मेक्स हर वॉइस मोर पावरफुल एंड मोर कलेक्टिव. देन शी एक्सपोजेस रेसिज्म. Okay, she openly quotes a racist belief of her time. Their color is diabolic dye. Diabolic मतलब होता है एकदम ही devilish, evil जैसा, और dye मतलब कलर, तो मतलब वही डार्क डरावना कलर है. So this shows that white people wrongly believed black skin was connected to the devil. By putting this idea in her poem, she exposes how ugly and wrong these racist beliefs were. मतलब इनके कलर को डेविल से कंपेयर किया जा रहा था. Then she boldly says, remember Christians, it is a command. Then she writes that people who are black as Cain can be refined and join the angelic train. Means black as Cain का क्या मतलब हुआ? People who believed Cain's mark was black skin. Refined मतलब purified, improved, spiritually uplifted. And angelic train का मतलब है the group of blessed souls going to heaven. So she uses the Bible itself to argue that black people are spiritually equal and worthy of salvation. तो ये उसका एकदम ही ब्रेवेस्ट चैलेंज था, स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज था वाइट क्रिश्चियन रीडर्स के लिए. सो Wheatley raises her voice by speaking politely at first. पहले तो उसने बहुत अच्छे से बात किया, पोलाइटली बात किया. Then she started defending her race, exposing racism, correcting Christians with their own Bible, and providing equality through perfect poetic style. Now the next question is, justify the title of the poem on being brought from Africa to America. तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि जो पोम का कंटेंट है वो टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं. देखिए, जो भी कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सुनने के बाद आप नोट्स को अच्छे से पूरा पढ़िए तो आपको और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो हियर इन द आंसर वी नीड टू टॉक अबाउट द टाइटल, वेदर टाइटल जस्टिफाई द कंटेंट और नॉट. सो टाइटल इज़ वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल. इट एक्सप्लेन्स द एंटायर मीनिंग ऑफ द पोम. ठीक है, पूरा मतलब मीनिंग ही बता दे रहा है कि पोम के अंदर क्या है. द टाइटल शोज स्लेवरी वॉज फोर्स्ड, बीइंग ब्रॉट. ठीक है, लाया गया है, अपने आप नहीं आया, लाया गया. सो द वर्ड ब्रॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इट शोज शी डिड नॉट चूज टू कम. ओके, शी वॉज टेकन बाय फोर्स थ्रू स्लेवरी. उसने चूज नहीं किया आने के लिए बल्कि उसे फोर्स किया गया है. बीइंग ब्रॉट. The title tells the truth of the middle passage and the violence behind it. So the title immediately reminds us this is not a story of travel.
मतलब बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, ये कोई ट्रैवल की स्टोरी नहीं है बल्कि एक किडनैपिंग की हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की है। एंड द टाइटल एक्चुअली प्रिपेयर अस फॉर द पोम्स आयरनी, मतलब जो एक अनयूजुअल वियर्ड सिचुएशन है उसके लिए भी हमें यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है ये पोम। ये जो लाइन है ट्वास मर्सी ब्रॉट मी, तो ये लाइन जो है पॉजिटिव साउंड करता है, बट द टाइटल सेज बीइंग ब्रॉट and that is a cold, factual and forced action. Title shows the real painful event. First line shows how she tries to understand that event through Christianity. This contrast creates the main tension of the poem between slavery's brutality and the spiritual meaning she tries to find in it. The poem talks about moving from Africa to America, from pagan, that is non-Christian land, to Christian, फ्रॉम benighted टू रिफाइंड. Benighted मीन्स स्पिरिचुअली डार्क, स्पिरिचुअली जो डार्क है वहाँ से निकाल कर रिफाइंड मतलब स्पिरिचुअली इम्प्रूव्ड. सो टाइटल टेल्स अस पोम इज अबाउट दिस होल जर्नी ऑफ चेंज विच शी डिड नॉट चूज बट हैड टू एक्सपीरियंस. और ये जो टाइटल है सिर्फ व्हीटली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अफ्रीका से अमेरिका है. सो इट वॉज shared story of millions of enslaved Africans. That is why she later uses our sable race. The title allows her to speak for all enslaved people, not just herself. तो टाइटल में कोई भी फैंसी वर्ड को यूज़ नहीं किया है, एकदम सिंपल सा वर्ड है अफ्रीका और अमेरिका, एकदम क्लियर. सो इट रिस्पेक्ट्स हर आइडेंटिटी एंड ओरिजिन एंड इट रिफ्यूज टू हाइड द truth behind the slavery. It shows that she had a homeland before एनस्लेवमेंट. ठीक है, मतलब अमेरिका आने से पहले उसका अपना खुद का होमलैंड था और वो क्या था, अफ्रीका. सो सिंप्लिसिटी ऑफ द टाइटल इटसेल्फ बिकम्स एन एक्ट ऑफ ट्रूथ एंड डिग्निटी. ओके, सो द टाइटल इज जस्टिफाइड बिकॉज इट टेल्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ फोर्स्ड रिमूवल, सेट्स अप द पोम्स आयरनी, explains her spiritual transformation, presents the experience of an entire race and preserve her identity with dignity. देखा जाए तो अगर आप ये दोनों आंसर को प्रिपेयर करेंगे तो अब तक ये जो भी लाइंस इसमें आया है, आरटीसी में भी अगर इसमें से लाइंस आएंगे तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस कंक्लूडिंग लाइन ऑफ on being brought from Africa to America as a strategic appeal. So we need to talk about the last two lines of this poem. तो लाइन क्या था, remember Christian Negroes black as Cain may be refined and join the angelic train. तो सिर्फ ये एक होपफुल एंडिंग नहीं है, इनफैक्ट ये जो लाइन है बहुत ही स्मार्ट और केयरफुली लिखा गया है, प्लान्ड तरीके से लिखा गया है. ये एक तरीके का अपील है, स्ट्रेटेजिक अपील है टू हर वाइट क्रिश्चियन रीडर्स. जो वाइट क्रिश्चियन रीडर्स है उनके लिए अपील किया गया है इस लाइन के थ्रू. सो इन दीज लाइन्स व्हीटली ट्राइज टू करेक्ट रॉन्ग बिलीव्स, चैलेंज रेसिज्म एंड शो दैट ब्लैक पीपल ऑल्सो डिजर्व स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट. तो ये ऐसे लैंग्वेज का और ऐसे आइडियाज़ का यूज़ की है यहाँ पर जो इनके जो वाइट रीडर्स है पहले से बिलीव कर रहे हैं. तो उसी बिलीव को ये और पॉलिश करके बता रही है कि जो तुम्हारा बिलीफ है उसका मतलब ये भी है, मतलब कि जो ब्लैक पीपल है उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनको भी स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. तो दिस makes her message more powerful. These lines become the strongest part of the poem where she directly asks Christians to examine their own faith and behavior. तो देखिए ये जो लाइन है, remember Christian Negroes black as chain may be refined and join the angelic train. तो ये जो है आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है. तो आप इस आंसर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए. समझ लीजिए आप दो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, एक तो ये क्वेश्चन जो है वही और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए भी. तो यहाँ पर जो वर्ड है रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हीटली यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, इनफैक्ट शी इज़ कमांडिंग, वो कमांड कर रही है अपने रीडर्स को. शी टेल्स क्रिश्चियन टू रिमेंबर देयर ओन रिलीजियस टीचिंग. अपने खुद के रिलीजियस टीचिंग को आप याद करो, उसमें आपको क्या सिखाया गया है. तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, बहुत ही स्मार्ट तरीका था उनको उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा करना. मतलब उनका जो बिलीव था कि हम लोग भी सीखते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम बचपन से सीखते हैं. तो इसी तरीके का क्रिश्चियन का भी कुछ टीचिंग होगा, तो उसके लिए उनको वो याद दिला रही है. एंड दिस गिव्स हर एन एनस्लेव्ड वुमन अ मूवमेंट ऑफ अथॉरिटी ओवर रीडर्स. फिर एक फ्रेज है ब्लैक एज
Cain. So this is a false idea that black skin was the mark of Cain. तो Cain जो है ना एक बाइबल के स्टोरी का कैरेक्टर है, एबल और केन। तो केन ने अपने भाई एबल को मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था, और ऐसा माना जाता है कि वो पहला इंसान था जिसने अपने भाई का मर्डर किया था। तो उसको वो एज अ पनिशमेंट मार्क मिला था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्लैक हैं वो केन है। तो ये एक फॉल्स बिलीफ है एंड मैनी वाइट क्रिश्चियन यूज दिस रॉन्ग बिलीफ टू जस्टिफाई स्लेवरी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे व्हीटली ने कुछ अलग किया। व्हीटली डज समथिंग क्लेवर। शी डज नॉट फाइट द आइडिया डायरेक्टली, इंस्टेड शी एक्सेप्ट्स देयर बिलीफ फॉर अ मोमेंट। उनके बिलीफ को थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करती है एंड देन use it to make her own point, and this is a classic strategy. use the opponent's belief to prove them wrong. उन्हीं के बिलीव को यूज़ करें उनको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। तो एक्चुअली में बाइबल में क्या है कि जिसने कुछ गलत भी किया है, पाप भी किया है, तो उसे भी साल्वेशन मिलना चाहिए, उसे भी माफ़ी मिलना चाहिए। तो ये क्या कर रही है कि चलो हम मान लेते हैं कि हम केन की तरह हैं, हम कर्स हैं, ठीक है, हम पाप हैं, लेकिन हमको भी क्या मिलना चाहिए? साल्वेशन मिलना चाहिए। तो व्हीटली का अपील करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है मे बी रिफाइंड। सो द वर्ड रिफाइंड मीन्स प्योरीफाइड, एडुकेटेड, इम्प्रूव्ड और स्पिरिचुअली क्लीन्ड, साफ करना। ठीक है, सो दिस सिंगल वर्ड हैज़ 3 मेजर मैसेजेस। Black people are not naturally evil. They can be refined. Black people have the ability to learn and grow just like anyone else. And refinement connects to both Christian salvation and enlightenment ideas of learning and progress. So Wheatley's own life as an educated poet is living proof of this refinement. मतलब किसी को भी सुधारा जा सकता है, उसे कुछ जो बनाना चाहते वो बनाया जा सकता है। जैसे सभी इंसानों में क्वालिटी होती है, पोटेंशियल होता है, वैसे ही ब्लैक के अंदर भी है। वो लोग भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंड जॉइन द एंजेलिक ट्रेन। इसका क्या है? ये भी एक फाइनल और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। The phrase angelic train means the group of saved souls in heaven. ठीक है, मतलब जो saved soul हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं? heaven की तरफ जा रहे हैं, angelic train में। So Wheatley's message is clear. If black people can be saved and go to heaven, then they are equal in God's eyes. This argument is powerful because Christian cannot deny their own belief in salvation. Okay, if they accept Christian teachings, they must also accept the spiritual equality of black people. Wheatley shifts the focus from earth to heaven, making racism look small and unchristian. So these lines are written in perfect heroic couplets. The smooth rhythm and clear rhymes make the message sound confident and refined. By writing in such a polished form, Wheatley silently proves that black people are capable of high intellectual and artistic skill. The form itself becomes the part of her argument. Wheatley uses calm and teaching tone. ठीक है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि सिखा रही है, समझा रही है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। She does not sound angry or harsh. इनफैक्ट इस पोम को पढ़ते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है कि इतना भी क्या रिक्वेस्ट करके समझाना। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है। बट एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पर ऐसी राइटिंग को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो अपनी बात को रखने के लिए इतना पोलाइट होना बहुत ज़रूरी था। तो पोम को इतने काम और रिस्पेक्टफुल टोन में रखा गया, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को जो चीज़ भूल गया हो, अपने कस्मों को भूल गया हो, अपने बिलीव्स को भूल गया हो, उस चीज़ को याद दिला रही है। दिस सॉफ्ट एंड रीजनेबल स्टाइल हेल्प्ड हर मैसेज रीच पीपल हु माइट इग्नोर मोर फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होकर बात करती तो शायद कोई नहीं सुनता। इनफैक्ट ये पोम को भी बैन कर दिया होता, इनकी राइटिंग को बैन कर दिया होता। लेकिन इस तरीके से इन्होंने लिखा है कि जो वाइट क्रिश्चियन रीडर्स थे उन्होंने भी इसे पढ़ा। ओके, नाउ लेट्स कंक्लूड दिस आंसर। तो जो लास्ट 2 लाइन्स थे वो एकदम ही ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक अपील था। व्हीटली टेल्स क्रिश्चियंस टू रिमेंबर देयर ओन फेथ, यूजेस देयर बिलीफ अबाउट केन टू challenge racism, and then shows that black people can be spiritually refined and deserve place in heaven. Then she supports her message with refined poetic form and a calm tone. Through these lines, Wheatley uses Christian ideas and Enlightenment thinking to argue for equality and humanity of
black people. So her strategy is gentle but powerful, making these line one of the most strongest moment in the poem. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है. कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय.